Good morning, class. Welcome back to my channel. Today we are going to learn the most important topic that is hybridization. ओके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हमारा हाइब्रिडाइजेशन है. ठीक है. ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट है बट हाइब्रिडाइजेशन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमें ट्वेल्थ में भी आता है, बीएससी अगर हम करेंगे उसमें भी आता है, मास्टर्स में भी आता है और आगे अगर आप कंपटीशन वगैरह की भी तैयारी करते हैं देन इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस वो आते रहते हैं. सो हम हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करें तो क्या होता है कि when atomic orbital belonging to the same orbitals having slightly different energy to produce a set of orbitals having equivalent energy is called hybridization. क्या होता है कि हमारे पास कोई एटमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, जो सेम ऑर्बिटल से बिलोंग करेंगे. मान लो हमारे पास C2 एक एटम है, ठीक है. C2 के अंदर क्या है कि कार्बन के भी अपने ऑर्बिटल्स होंगे, इस काले कार्बन के भी अपने ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है. दोनों के दोनों जो ऑर्बिटल्स होते हैं इनकी एनर्जी डिफरेंट होती है. मतलब एक इसकी अपनी कुछ एनर्जी होगी, इसकी अपनी कुछ एनर्जी होगी, दोनों की अपनी अलग अलग एनर्जी होगी, ठीक है. सो क्या होगा कि ये दोनों के दोनों ऑर्बिटल्स कंबाइन होने के बाद एक ऑर्बिटल का सेट क्रिएट करते हैं, मतलब C2 बनाते हैं, ठीक है. और जो C2 बनेगा उसकी इक्विवेलेंट एनर्जी होती है. इक्विवेलेंट एनर्जी का मतलब है कि जो ये C2 बना है इसकी जो एनर्जी होगी वो इन दोनों की एनर्जी के सम के इक्वल होती है. यही हमारा कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन. डेट मीन कि जब हमारे पास एटमिक ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि सेम ऑर्बिटल से बिलोंग करते हैं, मतलब C2 के एटमिक ऑर्बिटल्स हैं, एटम तो दोनों का सिमिलर ही है ना, इसका भी कार्बन ही है और ये भी कार्बन ही है, तो दोनों के अपने ऑर्बिटल्स होंगे. तो एटमिक ऑर्बिटल्स होते हैं जो सेम ऑर्बिटल से बिलोंग करते हैं बट उनकी अपनी कुछ अलग अलग एनर्जी होती है. इसकी एनर्जी अपनी अलग होगी, इसकी एनर्जी अपनी अलग होगी और दोनों कंबाइन होने के बाद एक सेट क्रिएट करते हैं जिसकी इक्विवेलेंट एनर्जी होती है. मतलब कंबाइन होने के बाद जो ऑर्बिटल्स बनेगा उस ऑर्बिटल्स की एनर्जी डेट इज C2 की जो एनर्जी है वो इन दोनों की एनर्जी के सम के इक्वल होगी. यही हमारा कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन. ओके. नाउ अब हाइब्रिडाइजेशन हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है. फर्स्ट टाइम क्या करते हैं, हम एन की वैल्यू फाइंड करते हैं. जब भी हमें हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना होता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. एन की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर, एन का मतलब होता है टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द एटम. ठीक है. हमारे पास सेंट्रल मेटल जो एटम होता है उस सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ जितने भी इलेक्ट्रॉन्स के पेयर प्रेजेंट होते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स पेयर, वे चाहे बॉन्ड पेयर हो फिर चाहे लॉन पेयर हो, वो टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर होते हैं एटम के चारों तरफ वही हमारे एन कहलाता है. ठीक है. एन इज इक्वल टू मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर में हमारे बॉन्ड पेयर भी आता है और लॉन पेयर भी आता है, तो उन दोनों का जो सम है. अब बात करते हैं कि एन की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे. सो देखो, एन इज इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम. जो सेंट्रल एटम होता है उस सेंट्रल एटम के चारों तरफ, मतलब कुछ इस तरह से होता है जैसे कि ये सेंट्रल एटम होगा और इसके चारों तरफ इस तरह से लिगेंड अटैच रहते हैं. तो ये जो सेंट्रल एटम होगा इसके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं प्लस नंबर ऑफ यूनिवैलेंट ग्रुप्स या एटम. अगर इससे हमारे इस सेंट्रल एटम से कोई यूनिवैलेंट ग्रुप, मतलब कोई भी हेलोजन हमारा जैसे फ्लोरीन या फिर क्लोरीन भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी हमारा यूनिवैलेंट ग्रुप या एटम्स का मतलब है कि कोई हेलोजन एटम अगर इससे अटैच है तो उसके नंबर प्लस माइनस चार्ज. ठीक है. चार्ज मतलब अगर इसके चारों तरफ कोई चार्ज मतलब प्रेजेंट होता है इस पर, माइनस प्लस जो भी चार्ज होता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2. इससे हम एन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. अगर हमारे यूनिवेलेंट ग्रुप के एटम प्रेजेंट नहीं होंगे, डेट मीन कोई सेंट्रल एटम के चारों तरफ कोई हेलोजन ग्रुप अटैच नहीं होगा, तब हम इसकी वैल्यू 0 रखते हैं, और अगर अटैच होता है तब हम उसके नंबर रखते हैं और फिर प्लस माइनस चार्ज होता है डिवाइडेड बाय 2. ठीक है. तो एन की वैल्यू हम कैलकुलेट कर पाते हैं. अब एन इज इक्वल टू, मान लो अगर एन की वैल्यू 2 आती है तो उस की जो जियोमेट्री होती है वो लीनियर होती है, और लीनियर जियोमेट्री होने का मतलब वहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो SP होगा. अगर एन की वैल्यू 3 आती है देन उसकी जियोमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होती है और वहाँ पर SP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है. अगर एन की वैल्यू 4 आएगी तो इस तरह से टेट्राहेड्रल और हाइब्रिडाइजेशन SP3. तो इस तरह से ये चलता रहता है. ठीक है. अब हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का. देखो, PO4-3 हमारे पास एक एटम है, एक मॉलिक्यूल है, सॉरी, उस मॉलिक्यूल का हमें हाइब्रिडाइजेशन पता करना है. तो हम कैसे करेंगे. हमें पता है कि P जो है वो सेंट्रल मेटल एटम है इस पूरे, मतलब इस मॉलिक्यूल के अंदर जो P है वो सेंट्रल मेटल है.
तो हमने एन, तो सबसे पहले हम हाइब्रिडेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, हम एन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और हमें पता है एन की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है। और इस फॉस्फोरस की वैलेंस के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। प्लस नंबर ऑफ यूनी इक्विवेलेंट जो एटम, ये ग्रुप जो इस सेंट्रल मेटल से चारों तरफ अटैच रहता है, ठीक है। यूनी इक्विवेलेंट ग्रुप मतलब जैसे मैंने बताया था कि नंबर ऑफ यूनी वैलेंट ग्रुप या एटम जो भी प्रेजेंट होगा, यानी उसके केसेस में हमारे हेलोजन आने चाहिए। अगर सेंट्रल मेटल एटम से हेलोजन अटैच है तो उसके नंबर लिखते हैं हम यहाँ पर। और हमें पता है यहाँ पे O4 प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन हमारा कोई हेलोजन के केसेस में नहीं आता, तो वो यूनिवेलेंट ग्रुप या एटम नहीं होगा, उसे हम नहीं कंसिडर कर सकते, तो उसकी वैल्यू हम 0 रखेंगे। फिर आता है हमारा प्लस माइनस चार्ज। अब इसके पास माइनस का 3 चार्ज है, तो ये नॉट पॉइंट हमें याद रखना है कि नंबर इफ आयन हैज़ नेगेटिव चार्ज देन पॉजिटिव साइन यूज, इफ आयन हैज़ पॉजिटिव चार्ज देन नेगेटिव साइन इज यूज्ड। डेट मीन हमारे जो चार्जेस के साइन होते हैं वो अपोजिट चलते हैं। अगर -3 माइनस का साइन माइनस चार्ज इस पर प्रेजेंट होता है तब हम यहाँ पे प्लस लगाते हैं, और अगर प्लस का प्रेजेंट होगा तो हम माइनस लगाएंगे। तो यहाँ पर -3 है तो हम +3 रख देंगे, ठीक है। अब हम इसे ऐड करेंगे, 8/2 यह आ जाएगा 4। और हमने अभी पीछे देखा था कि अगर n की वैल्यू 4 होगी तो उसकी जिमेट्री तो टेट्राहेड्रल होती है और उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, ओके। तो वही हमारा यहाँ पर है कि अगर n की वैल्यू यहाँ पर 4 आई है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3। ऐसे ही हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, XeOF2। तो जिनोन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे 8 होते हैं, प्लस यहाँ पर कोई यूनिवेलेंट ग्रुप या एटम अगर अटैच होता है तो उसके नंबर कंसिडर करते हैं, ठीक है। वो यहाँ पर अटैच नहीं है, मतलब ये वाला जो है ये यूनिवेलेंट ग्रुप या एटम तो नहीं है, तो उसकी जगह हम 0 रखेंगे। दूसरा जो F2 है वो हमारा हेलोजन के केसेस में आता है, वो यूनिवेलेंट ग्रुप हमारा है, तो इसकी जो वैलेंसी होती है वो 1 होती है, ठीक है। तो 2 × 1 किया तो हमारे पास आ गया 2, तो 8 + 2/2 डिवाइडेड बाय 2, सो क्या आ जाएगा 10/2 5। 5 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन, n की वैल्यू अगर 5 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d। ऐसे केसेस हम I3 का लेके चलते हैं। I3 के केसेस में हमारे पास कोई सेंट्रल मेटल प्रेजेंट नहीं है, मतलब जिस तरह से ये दिखाया हुआ है इसमें हमें ये नहीं पता कि कौन सा सेंट्रल मेटल है और कौन सा लिगेंड है। तो I3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं I2-, ठीक है। हम इसे ऐसे कंसिडर कर सकते हैं, यानी ये I हमारे यहाँ पे सेंट्रल मेटल की तरह बिहेव करेगा और ये जो I2 है हमारा ये लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। तो हम क्या करेंगे कि I के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने होते हैं, 7, प्लस हमें पता है कि कोई यूनिवेलेंट ग्रुप या एटम जो अटैच होता है उसके नंबर हम यहाँ पे लेते हैं, तो यहाँ पर कितने हैं, I2 प्रेजेंट है, दूसरा हेलोजन में आता है आयोडीन, ठीक है। तो यहाँ पर आयोडीन की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है, और यहाँ पर 2 आयोडीन है तो 2 की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 × 1 2, ठीक है। माइनस का चार्ज है -1 का, तो माइनस चार्ज के केसेस में हम क्या करते हैं, प्लस यूज़ करते हैं, तो +1 यूज़ करेंगे। डिवाइडेड बाय 2, 10/2 5, एन की वैल्यू अगर 5 है डेट मीन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, और जिमेट्री कौन सी होगी, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। ऐसे ही हमारा Br का केसेस भी है, Br3 अगर हमारे पास आ जाता है तो उसे भी हम ऐसे लिख सकते हैं, Br2 सॉरी पॉजिटिव, क्योंकि प्लस का साइन है तो Br2 प्लस। तो ब्रोमीन की वैलेंसी 7 होती है, प्लस ब्रोमीन हमारा यूनिवेलेंट ग्रुप या एटम है क्योंकि हेलोजन में आता है, तो ब्रोमीन की जो वैलेंसी होगी वो कितनी होती है, 1 होती है, तो 2 × 1 2 हो जाएगा। मतलब ब्रोमीन के वैलेंस सेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन तो 7 होता है, प्लीज़ यहाँ पे हम उसकी वैलेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैलेंसी 1 होती है, तो 1 × 2 तो 2 हो जाएगा। +1 है, +1 का केसेस में हम क्या करते हैं, -1 यूज़ करते हैं, तो -1, तो ये हो जाएगा 8/2, और आंसर आ जाएगा हमारा 4। एन की वैल्यू 4 का मतलब स्ट्रक्चर कौन सी है, टेट्राहेड्रल है, ज्योमेट्री, और हाइब्रिडाइजेशन sp3, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब हाइब्रिडाइजेशन के केसेस की बात करें तो क्या होता है कि कोई एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे जो कि सेम ऑर्बिटल्स ही होते हैं, मतलब 2 सिमिलर कार्बन के ऑर्बिटल्स ही हैं, ठीक है। तो सेम ऑर्बिटल्स होंगे बट उनकी स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी होती है। स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी मतलब दोनों की अपनी अलग अलग एनर्जी होती है। दोनों कंबाइन होने के बाद एक ऑर्बिटल का एक ऑर्बिटल जो क्रिएट करते हैं उसका सेट, उसकी जो एनर्जी होती है वो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होती है, मतलब उसकी एनर्जी इन दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी के सम के इक्विवेलेंट होगी। यही हमारा हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। और हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए सिंपल हम एन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। एन की वैल्यू मतलब बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर जो भी इलेक्ट्रॉन्स के पेयर हमारे सेंट्रल मेटल की चारों तरफ होते हैं, ठीक है। तो एन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, एन की जो भी वैल्यू होगी उसी के बेसिस पर उसकी ज्योमेट्री होती है और उसके बेसिस पर ही उसका इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो एन की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने आपको बता दिया। सो थैंक यू।